नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 सवाल जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से। ये सवाल जो आने वाली आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन है आपके लिए, थोड़ी ठोकर थोड़ा दर्द, ये भी तेरा इम्तिहान है। जो हार गया वो टूट गया, जो डटा रहा वही महान है। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं। बलिदान अपने आलस्य का, बलिदान अपने कंफर्ट जोन का। तब हम उससे निकलकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। जब हम इन सबको छोड़ देंगे तो स्वतः ही हम अपने आप को अपने लक्ष्य के पास पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, हाल ही में पुतिन ट्रंप अलास्का शिखर सम्मेलन का आयोजन किस सैन्य अड्डे पर हुआ है? दोस्तों, हाल ही में जो हमारा यूक्रेन और रूस युद्ध है, इसके बारे में दो देशों ने मीटिंग की। दो देश कौन कौन से? तो यूएस और रूस। यूएस की तरफ से यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इन दोनों ने मीटिंग की। और ये मीटिंग कहाँ हुई? तो ये मीटिंग जो हमारे ट्रंप हैं उन्होंने आयोजित की, और इसका आयोजन अलास्का में किया गया। तो दोनों कहाँ पर मिले? तो दोनों की मीटिंग अलास्का, अलास्का जो यूएसए का एक राज्य है, तो अलास्का में इन दोनों ने मीटिंग का आयोजन किया। ट्रंप ने मीटिंग का आयोजन किया। और अलास्का के भी एकोरेज, जो अलास्का का एकोरेज रीजन है, एकोरेज रीजन में इनका एक सैन्य अड्डा है, और इस सैन्य अड्डे का नाम है एल्मेंड्रॉफ रिचर्डसन सैन्य अड्डा। यहाँ पर इन्होंने इस वार्ता का आयोजन किया। और वार्ता का मुद्दा क्या था? वार्ता का जो मुद्दा था, या मुद्दा या बोले या वार्ता का केंद्र बोले, तो वार्ता का केंद्र यूक्रेन संकट जो था वो इसका केंद्र। और सबसे बड़ी खास बात क्या थी? इस वार्ता के दौरान किसको शामिल नहीं किया गया? यूक्रेन को ही पार्टी बनाकर शामिल नहीं किया। तो इसकी खास बात क्या है? खास बात कि इसमें यूक्रेन और किसी यूरोपीय देश को शामिल नहीं किया गया। यूरोपीय देश को शामिल नहीं किया गया। यानी जो हमारे ट्रंप बाबू हैं उन्होंने बोला कि मैं ही यूक्रेन की तरफ से जो कर दूंगा वो फाइनल है। तो इसके लिए दोनों कहां पर मिले? दोनों एल्मेंड्रॉफ रिचर्डसन सैन्य हवाई अड्डे पर मिले, जो कहां पर है? तो जो अमेरिका के एक राष्ट्र अलास्का में है। अब ये हमारे ट्रंप थे। एक कहावत है कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, और दूबे जी बनकर लौटे। तो ऐसा ही हाल ही में किसके साथ हुआ? तो ऐसा ही हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े जोर शोर से पुतिन का स्वागत करते हैं, कहां पर? अलास्का में इन्होंने स्वागत किया। और अलास्का 2025 कहकर गए थे कि अभी बस ये मीटिंग होगी और यूक्रेन और रूस संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने पुतिन के स्वागत में अपनी सारी ताकत लगा दी, जैसे देखा रहे हैं आप, यहाँ पर प्लेन भी इन्होंने अपने फाइटर प्लेन भी खड़े किए, पूरा रेड कारपेट भी बिछाया और पुतिन का स्वागत किया। देखिए रेड कारपेट पर स्वागत करते हुए अपने जो P2 बॉम्बर है, जिसने ईरान में अभी बम गिराए थे, उनको भी हवा में उड़ाकर इनका स्वागत किया। साथ ही अपने F-35 जो आज तक के सबसे उन्नत विमान है ऐसा अमेरिका बोलता है, उनको भी इन्होंने इनकी स्वागत में लगा दिया। लेकिन जैसे ही मीटिंग हुई, तो मीटिंग के बाद की तस्वीर देखिए, जैसे ही मीटिंग 3 घंटे की मीटिंग खत्म हुई, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि पुतिन के चेहरे पर
मुस्कान है, वहीं जो ट्रम्प है उनका चेहरा लटका हुआ है। ये तस्वीर बता रही है कि मीटिंग में क्या हुआ। वैसे तो ये मीटिंग कहने को बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई, लेकिन मीटिंग के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये फोटो काफी वायरल है, ठीक है। और इसके बाद जो पुतिन, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, ये भी अपना सर पकड़े बैठे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, मेरे देश का बंटवारा कर रहे हो और मुझे ही शामिल नहीं कर रहे हो। क्योंकि पुतिन ने जो शर्तें अब रखी हैं उसमें निकल कर आ रहा है कि जिस क्षेत्र पर पुतिन ने अधिकार कर लिया है उस कोई बात नहीं होगी, यानी वो तो रूस का हो ही गया। अब बात होगी जो कार्रवाई है उसकी रोक पर, यानी युद्ध विराम पर वार्ता होगी, ऐसा पुतिन ने रख दिया है। यानी पुतिन की एक कहें तो एक प्रकार की जीत है किस पर, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की पर। अब अगर बात करें इनके मैप की, तो मैप में आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा रूस, ये रूस रहा। और रूस जो 1991 में 15 देशों में टूट चुका था। 15 देशों में कौन टूटा? यूएसएसआर। तो उस यूएसएसआर का हिस्सा है यूक्रेन और रूस दोनों। यूक्रेन और रूस दोनों ही उस यूएसएसआर का हिस्सा है। अब यूक्रेन ने ये शर्त रख दी कि मैं कहां पर जा रहा हूं, नाटो में शामिल होने जा रहा हूं। इसका विरोध करते हुए रूस ने 2023 में यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी, यानी युद्ध घोषित कर दिया। उससे पहले ये जो क्रीमिया का हिस्सा है इस पर 2014 में रूस अतिक्रमण कर चुका है, यानी रूस इस पर कब्जा कर चुका है। अब रूस के ये वाले हिस्से पर भी, वो सॉरी, यूक्रेन के ये वाले हिस्से पर भी रूस ने क्या कर दिया है, अपना अधिकार जमा लिया है। अगर मैं आपको ये सब मैप में दिखाऊं तो ये है अभी वर्तमान स्थिति यूक्रेन की। यूक्रेन में जहां ये लोनास्क, डोनास्क, जापोरिजिया और खारसन और क्रीमिया पर पहले ही अधिकार कर चुका है। तो अभी रूस के पास ये वाला क्षेत्र, इतना जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, इस पर किसका अधिकार है? तो इस पर यूक्रेन के क्षेत्र पर रूस का अधिकार है। अब रूस ने इस वार्ता के दौरान ही कह दिया कि ये वाला क्षेत्र, जहां तक ये क्षेत्र है, इस पर भी रूस वार्ता नहीं करेगा, यानी ये क्षेत्र तो रूस का हो गया। अब जो वार्ता होगी कि मैं आगे कार्रवाई करूं या ना करूं, इस पर वार्ता होगी। यानी अगर आपको चाहिए तो ये क्षेत्र मुझे दो और युद्ध विराम कर लो, ऐसी शर्त किसने? यूक्रेन ने रखी, सॉरी, रूस ने रखी है। तो ये वाला क्षेत्र अब किसके पास है? तो ये वाला क्षेत्र अभी रूस के पास है, ठीक है। तो ये हमारी आज की घटना रही। तो कहाँ पर मीटिंग हुई? अलास्का में ये मीटिंग हुई है, ठीक है। अलास्का में ये मीटिंग आयोजित की गई। तो किसके द्वारा की गई? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। अब बात करते हैं मैप में अलास्का कहाँ पर है। तो अलास्का को एक बार मैप में हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा, ये है हमारा प्यारा भारत। कहाँ पर? तो ये है हमारा प्यारा भारत। और मैप देख के हम कैसे देखते हैं? तो हम मैप, ये हमारा ईस्ट हुआ, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला, इधर वाला वेस्ट और नीचे वाला साउथ। अगर हम भारत से वेस्ट में चलें तो यहाँ पर पड़ता है दो महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो जिसे हम यूनाइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर में एक देश है कनाडा, और कनाडा के पश्चिम में एक छोटी सी जगह है जिसे हम अलास्का के नाम से जानते हैं। और ये किसका राज्य है? तो ये यूएसए के अधीन एक राज्य है। अलास्का जो है, अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य। कभी रूस से ही अमेरिका ने इसको खरीदा था। ये इतिहास में रूस की एक बड़ी रणनीतिक गलती कही जाती है, जो अलास्का को उसने अमेरिका को दे दिया था। तो ये अलास्का हुआ। और अब बात करूं अलास्का की, तो यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है, माउंट डेनाली। डेनाली चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट डेनाली है। और ये अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये है हमारा अमेरिका, उसका एक राज्य अलास्का, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करें अगर यूएसए की, तो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन। यूएसए की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। राजधानी यहाँ की वॉशिंगटन डीसी हो गई। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? डॉलर। और ये वॉशिंगटन कौन सी नदी के किनारे बना रहा है? तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो इनकी राजधानी है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। मुद्रा यहाँ की डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आप समझ ही गए। और बात करूं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली हो गई। इसके उत्तर में कौन सा देश है? तो कनाडा है। और दक्षिण में इसके देश है, उत्तर में कौन सा है? कनाडा। और कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा कौन बनाता है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश इनके बीच में सीमा बनाता है। यानी ये वाला जो अक्षांश आपको दिख रहा है, पृथ्वी को हम किस में बांटते हैं? कई रेखाओं में बांटते हैं। और जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं, और जो ऐसे काटने वाली रेखाएं हैं उनको हम देशांतर रेखाएं के रूप में जानते हैं। ये कौन सी होगी? अक्षांश। और ये वाली देशांतर रेखाएं। अब ये जो अक्षांश है, ये कौन सा अक्षांश है जो अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बना रहा है? इसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश। यहीं पर कनाडा और यूएसए के बीच में 5 झीलें पाई जाती हैं। कौन सी झीलें? 5 महान झीलें, जिन्हें हम फाइव ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। 5 ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। और ये कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो पश्चिम की ओर आपको झील मिलेगी वो है सुपीरियर झील। फिर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो अगली झील है मिशिगन। ये झील पूरी तरह से कहां पर है? तो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। यूएसए में स्थित बाकी जो 4 झील हैं वो दोनों यूएसए और कनाडा की में स्थित हैं। बाकी मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। इसके बाद अगली जो झील है उसका नाम है ह्यूरोन से आगे चलते हैं तो एरी, और इसके बाद ओंटेरियो। तो ये 5 महान झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर पाई जाती हैं। तो ये हुई इसकी उत्तरी सीमा की बात। अगर बात करें इसकी दक्षिणी सीमा की, तो दक्षिणी सीमा पर जो देश है उसका नाम है मैक्सिको। कौन सा देश है? तो मैक्सिको नाम का देश इसके दक्षिण में स्थित है। और मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो सीमा बनाती है वो एक नदी बनाती है जिसका नाम है रियो डी ग्रांडे नदी। रियो डी ग्रांडे नदी। ठीक है, तो इसकी दक्षिणी सीमा मैक्सिको के साथ रियो डी ग्रांडे नदी बनाती है। यहाँ की सबसे गहरा स्थान कौन सा है? यानी यहाँ का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो यहाँ का सबसे निचला बिंदु मृत घाटी है। कौन सी घाटी? मृत घाटी है। और जो मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है, मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। यानी मोजावे मरुस्थल में एक मृत घाटी करके स्थान पाया जाता है जो अमेरिका का सबसे निचला स्थान है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। मिसौरी नदी जो मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मिसिसिपी की सहायक नदी है। और ये जो मिसिसिपी नदी है ये पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। यानी विश्व की एकमात्र नदी जो पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है उसका नाम है मिसिसिपी नदी। और अब मैं आपको बताऊं डेल्टा क्या है। जब नदी पहाड़ी क्षेत्र से आती है,
मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में आती है, तो जब वो बिल्कुल समुद्र के किनारे पहुंचती है तो वो अपना वेग पूरी तरह से खो देती है, यानी उसके पानी की गति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसमें अवसाद होते हैं, जैसे मिट्टी, कंकर, गाद ये सब होते हैं। तो जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है तो वो इन सबको छोड़ती है, मतलब अवसाद को छोड़ती है, और यहाँ पर अलग अलग किस्में अलग अलग वितरिकाओं में बट जाती है। ठीक है, अलग अलग वितरिकाओं में बट जाती है, तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, डेल्टा। और अगर मैं बात करूं, अगर कोई नदी समुद्र में मिलने जा रही है और वो क्या है, वहां पर ढालान बहुत अधिक है, अगर वो एकदम से अपना पानी कहाँ गिरा दे, समुद्र में गिरा दे, तो वो क्या, किस चीज का निर्माण करती है, तो वो एस्चुरी का निर्माण करती है। कि इसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी। यानी अगर धीरे धीरे पानी में, समुद्र के पानी में नदी मिलती है तो उसको डेल्टा, और एक साथ वो पानी एक ही वितरिका के माध्यम से समुद्र में गिरा दे तो उसको हम एस्चुरी के नाम से जानते हैं। चलिए, अब दूसरा देश जो हमें यहाँ पर जानना है वो है रूस। रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, देश है। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। इसकी राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को, और जो मॉस्को नदी के किनारे है, मॉस्को नदी के किनारे है। ठीक है, रूस जो है वो अपना क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में रखता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको, तो ये आपने देखा है यहाँ पर काकेशस पर्वत, और यहाँ पर यूराल पर्वत। तो यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत है, तो यहाँ पर है यूराल पर्वत। और ये यूराल पर्वत रसिया को एशिया और यूरोप दो भागों में बांटता है। तो ये क्या करता है, एशिया और यूरोप, तो जो रूस को है दो हिस्सों में विभाजित करता है, यानी इसके पूर्व वाला हिस्सा एशिया में है और इसके पश्चिम वाला हिस्सा यूरोप में है। वैसे ही यहाँ पर एक पर्वत है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, ये भी दो भागों में बांटता है। नीचे वाला हिस्सा इसका एशिया में और ऊपर वाला हिस्सा, यानी दक्षिण वाला हिस्सा का एशिया में है और उत्तर वाला हिस्सा इसका यूरोप में है। काकेशस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है अल्ब्रुस, अल्ब्रुस, ये चोटी यूरोप और रूस दोनों की सर्वोच्च चोटी है, दोनों की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, और जो कहाँ स्थित है, तो ये रूस में स्थित है। ठीक है, अल्ब्रुस पर्वत की सबसे अल्ब्रुस पर्वत, सॉरी, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अल्ब्रुस है, जो रूस और यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो अगर बात करूं इसका सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो लेक बेकाल, लेक बेकाल इसका सबसे निचला स्थान है, और ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है। बात करूं रूस की मुद्रा की, तो रूस की मुद्रा रूबेल है। क्या मुद्रा है यहाँ की, तो रूबेल यहाँ की मुद्रा है। और जो यहाँ की संसद है उसको, सॉरी, जो यहाँ का राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन जो हमेशा अपनी चर्चा में रहता है, उसका नाम है क्रेमलिन। ठीक है, क्रेमलिन यहाँ का राष्ट्रपति भवन है। तो ये पूरी जानकारी हो गई रूस के बारे में। अब एक देश बचता है यूक्रेन, यूक्रेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यूक्रेन जो
चलिए जूम करके आपको यूक्रेन दिखाना पड़ेगा। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अगर भारत से हम पश्चिम में चलते हैं तो यहाँ पर पड़ता है काला सागर। कौन सा? तो ये है काला सागर। काला सागर। काला सागर के उत्तर में एक देश है यूक्रेन। कौन सा देश है? यूक्रेन। ठीक है, तो ये देश कौन सा है? यूक्रेन देश है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी कीव कीव है। और कीव नीपर नदी के किनारे स्थित है। नीपर नदी के किनारे स्थित है। बात करें इसकी मुद्रा की तो रेवेनिया रेवेनिया यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये जो देश हैं ये 1991 में यूएसएसआर से अलग हुए हुए देश हैं। कौन कौन से? जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, और ये हो गया आपका अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और मध्य एशियाई देश। ये सब रूस से ही अलग हुए थे। तो रूस अब चाहता है कि वो अपना यूएसएसआर वाला रूप फिर से हासिल करे। उसके लिए उसने पहला शिकार किसको बनाया है? तो पहला शिकार उसने यूक्रेन को बनाया है। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऐसा दर्जा मराठी भाषा को दिया गया है। हाल ही में निकोलस मुद्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? तो ऐसा करने वाले ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? यानी दक्षिण भारत की पहली। और मैंने आपसे कहा है पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो कहाँ पर? बंगलुरु में आयोजित की जाएगी। 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव किसने हासिल किया है? तो ये काम्या कार्तिकेयन जो हैं इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, तो इन्होंने ये हासिल किया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन ISMR का कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी क्या हुआ, हमारे राजधानी, भारत की जो राजधानी है उसका नाम है दिल्ली। तो दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। गोलमेज सम्मेलन। और ये किस किस के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया। क्योंकि भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने प्रोडक्ट बना रहा है। यानी अभी क्या करने की ओर है? तो हम निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। यानी अब हम सामान को अपने यहाँ पर बनाकर विदेशों में भेजना शुरू कर रहे हैं। अब उसके लिए भारत को नए नए मार्केट की आवश्यकता है। इसी क्रम में जहां अमेरिका ने भारत पर लगभग 25% टैरिफ लगाकर 50% लगाने की घोषणा की है, तो भारत अब नए मार्केट की तलाश में है। उसी क्रम में भारत ने सिंगापुर के साथ एक मीटिंग की है जिसे गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया गया। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, नई दिल्ली इसका आयोजन किया गया। तो ये कैसी थी? सिंगापुर के मंत्री स्तरीय, कैसी? मंत्री स्तरीय बैठक थी। और मंत्री स्तरीय बैठक थी तो इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल हुए? तो इसमें भारत की ओर से हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन जी शामिल हुई। वहीं हमारे जो विदेश मंत्री हैं, और विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी भी इसमें शामिल हुए। ठीक है। वहीं हमारे वाणिज्य और
उद्योग मंत्री और हमारे आईटी मिनिस्टर, आईटी मंत्री हमारे जो अश्विनी वैष्णव हैं, अश्विनी वैष्णव, वो भी इसमें शामिल हुए। ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी भी इसमें शामिल किए गए हैं, यानी पीयूष गोयल ने भी इनमें भाग लिया। तो भारत की तरफ से ये सब लोग इसमें शामिल हुए। तो इन चारों ने हमारी तरफ से अपनी बात रखी और भारत और जो सिंगापुर के बीच संबंध है उनको बढ़ाने की दिशा में आगे एक कदम बढ़ाया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सिंगापुर और भारत के बीच में व्यापक रणनीति साझेदारी को बढ़ाना। तो इसका उद्देश्य भी हम लिखें तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक साझेदारी को बढ़ाना, इसका ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य रहा जिसके लिए दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये हमारा होगा गोलमेज सम्मेलन, लेकिन हाँ गोल ही है, घूमी हुई है टेबल, तो ये गोलमेज सम्मेलन। तो ये हमारे पीयूष गोयल जी, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो ये हमारे कौन थे? तो वाणिज्य मंत्री, ये हमारी वित्त मंत्री, ये हमारे विदेश मंत्री और ये हमारे कौन थे? तो आईटी मिनिस्टर, आईटी मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी हुए। चलिए अब बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर मैप में देखते हैं कहाँ पर है। तो मैप में सिंगापुर, ये भी जूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से भारत, और भारत से अगर हम कहाँ पर चलें, दक्षिण पूर्व की ओर चलें, तो ये भारत का पड़ेगा यहाँ पर अंडमान निकोबार। ये क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार से और हम पूर्व की ओर चलेंगे तो यहाँ पर एक जल संधि है, मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि है? तो मलक्का जल संधि। जल संधि क्या होती है? दो भूमियों के बीच एक सकरा स्थान जहां से पानी दो बड़े सागरों को जोड़े, तो उसको हम जल संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा हो गया अंडमान सी, कौन सा? अंडमान सागर, अंडमान सागर। और यहाँ पर ये कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। अब दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ने वाली ये जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं क्या है? मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस मलक्का जल संधि के ऊपर एक छोटू सा देश है, यहाँ पर मार्क करके आपको दिखाना पड़ेगा, जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर देश है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगापुर देश है और सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगापुर सिटी, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ठीक, तो सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा हो गई। अगर बात करें मलक्का जल संधि की, तो मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो मैंने आपको बताया अंडमान सागर को किससे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है दक्षिण चीन सागर से, दक्षिण चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी हुई? मलक्का जल संधि हुई। और ये अलग किसको करती है? तो एक तरफ इसके तरफ, एक तरफ ऊपर है इसके, एक तरफ ऊपर है मलेशिया, मलेशिया देश, और नीचे है इसके इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करने वाली और अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो उसका नाम मलक्का जल संधि है। अगर बात करूं मैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर के साथ भारत दो अभ्यास करता है। सिंगापुर भारत के साथ अभ्यास कौन कौन से हैं? 7 युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं? तो दोनों आपस में दो
अभ्यास करते हैं। एक से सिम्बैक्स और एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये दोनों अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होते हैं। अब इस बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण अभी आयोजित किया गया था 2025 में। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो सिंगापुर के साथ होने वाला युद्ध अभ्यास है, उसका आयोजन हमने कहाँ किया? जोधपुर में आयोजन किया है। अगर तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्या किया? जिसमें हमने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। अगर मैं बात करूं इस गोलमेज सम्मेलन की, तो गोलमेज सम्मेलन के मुख्य बिंदु क्या रहे? गोलमेज सम्मेलन वैसे आपसे पूछेगा तो कोई नहीं, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिए। मतलब गोलमेज सम्मेलन में हमने किन किन मुद्दों पर बात की? तो इसमें पहला मुद्दा रहा डिजिटलीकरण। कौन सा मुद्दा रहा? तो पहला मुद्दा इसमें हमने जिस पर बात की तो वो था डिजिटलीकरण, पहला मुद्दा रहा। ठीक है, ऐसे ही इसमें 6 मुद्दों पर बात की गई। कितने मुद्दों पर? तो 6 मुद्दों पर बात की गई। कौशल विकास दूसरा मुद्दा, कौशल विकास रहा, यानी हम अपने कौशल का विकास कैसे करें। ठीक है, कौशल विकास। तीसरा हमारा सतत विकास हो, यानी जो हमारा विकास हो वो अगली पीढ़ी की जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए विकास करें। स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में हम दोनों देश, स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में हम दोनों देश कैसे विकास करें या कैसे सहयोग करें, इस पर भी इस दौरान चर्चा की गई। उन्नत निर्माण, अगली जो बात थी उन्नत निर्माण। और छठी जो रही हमारी कनेक्टिविटी हमारी कैसे बढ़े, इन सब बातों पर चर्चा हुई। तो गोलमेज सम्मेलन में ये प्रमुख बिंदु रहे जिन पर बात की गई। चलिए अब देखते हैं हमारे रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस। रिवीजन के क्वेश्चंस हैं, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा शुरू कर दी है? तो कक्षा 10 में रोबोट की शिक्षा शुरू करने वाला राज्य केरल है, जो साक्षरता में भी, यानी पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता में जो भारत का नंबर 1 राज्य है, यानी सबसे अधिक साक्षरता केरल में पाई जाती है। हाल ही में किस राज्य ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग का उद्घाटन एमपी में किया गया। एमपी में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट जोन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीतने वाली जो है फोसेका, इन्होंने इसको जीता है। मुंबई में वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीतने वाली हमारी स्क्वैश की खिलाड़ी अनाहत सिंह है। तो अनाहत सिंह किसकी खिलाड़ी है? तो ये स्क्वैश की खिलाड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार कब सौंपा गया? अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारे नागालैंड इसके जो राज्यपाल थे, अभी तो थे, जिसका नाम था ला गणेशन। अभी इनका क्या हुआ? अभी इनका चेन्नई में इलाज के दौरान क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। यानी ये बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। ठीक है, तो इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो अभी क्या है, जो हमारा नागालैंड का पड़ोसी राज्य है मणिपुर राज्य है, इनको ला गणेशन को 2023 में नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब जो पड़ोसी राज्य था मणिपुर, इसके राज्यपाल हैं
जिनका नाम है अजय भल्ला। अजय भल्ला जी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब इनके पास नागालैंड का अतिरिक्त पदभार दे दिया गया है। पदभार दे दिया गया है कि आप जो है किसका, नागालैंड का भी राज्यपाल की जो सारी पद है, मतलब जो उसकी जिम्मेदारी है, वो भी आप संभालिएगा, ऐसा कहा गया है। तो राज्यपाल कौन नियुक्त किए हैं? अजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। क्या कोई राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो ऐसा प्रावधान हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था कि कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं हो सकता। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया, जिसे हम 7वां संविधान संशोधन कहते हैं। 7वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? तो 1956 में ये संविधान संशोधन किया गया। और इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत 153 अनुच्छेद 153 में जोड़ा गया कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कब किया गया? तो ये किया गया 1956 में। ये 7वें संविधान के द्वारा हमने इस बात को जोड़ा गया। ये जो अजय कुमार भल्ला है, ये क्या है? ये रिटायर आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी है। ठीक है, रिटायर आईएएस अधिकारी हैं, जिनको नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार अभी संभालने को कहा गया है। ठीक, तो 80 वर्ष की उम्र में लाक नेसन 80 वर्षीय थे। 80 वर्षीय, इनका हाल ही में निधन हो गया चेन्नई में। तो इनका पदभार जो है अभी अजय भल्ला जी को सौंपना पड़ा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं राज्यपाल की, चलिए राज्यपाल के बारे में भी पूरी जानकारी आज हम देख लेते हैं। तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 153 है, और अनुच्छेद 153 से 161 तक, तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 153 है और 161 तक राज्यपाल का जिक्र है। ठीक है, राज्यपाल का जिक्र है, जहां अनुच्छेद 153 बताता है कि राज्य का राज्यपाल होगा। ये कौन बताता है? तो अनुच्छेद 153 बताता है। वहीं 154 अनुच्छेद 154 हमारा क्या कहेगा कि यहाँ के राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या होंगी। ठीक है, ये बताता है। 155 राज्यपाल की नियुक्तियां। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन बताता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में 155 बताता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। वहीं 156 156 हमें पदावधि इनकी क्या रहेगी, यानी किस पदावधि के लिए कार्य करेंगे, वो हमें कौन बताता है? तो अनुच्छेद 156 सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति ने कभी भी हटा सकता है। ठीक है, 157 में नियुक्ति की अहर्ता, मतलब किस व्यक्ति को हम नियुक्त कर सकते हैं, ये बात कही गई है नियुक्ति की अहर्ता में, जो 157 में है। 158 में पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं, ये पद के लिए शर्तें 158 में बताई गई हैं। वहीं 159 में इनके शपथ का वर्णन है, यानी शपथ इनको कैसे दिलाई जाएगी, ये 159 में दिया गया है। यहाँ 160 में इनको अरिक्तता या पद छोड़ने की, यानी पद त्यागने की जो व्यवस्था है वो
कहाँ पर की गई है, वो 159 में की, 160 में की गई है। वहीं 161 हमें बताता है कि किसी भी राज्यपाल के क्षमा दान की शक्ति क्या होगी, यानी क्षमा दान की शक्तियां 161 में दी गई है। तो ये अनुच्छेद हमारे राज्यपाल से संबंधित, ठीक है, जिसमें 153 से 161 तक मैंने आपको पूरा वर्णन इधर बताया। अब बात करें हमारा जो राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर, और ये हमारा मणिपुर हुआ, और इससे ऊपर नागालैंड। ये दोनों हमारे म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले हमारे 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों राज्य हमारे म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, यानी इनके इधर कौन सा देश है, म्यांमार देश है। और म्यांमार यानी जिसे हम बर्मा के नाम से जानते हैं, उससे सही सीमा साझा करने वाले 4 राज्य कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, उससे नीचे आएंगे तो नागालैंड, उससे नीचे आएंगे तो मणिपुर, और उससे नीचे आएंगे तो मिजोरम। मिजोरम, तो ये क्या है, 4 सीमावर्ती राज्य हैं जो म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। आज बात करेंगे हम मणिपुर की। मणिपुर जिसकी राजधानी मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है। तो इसकी राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इम्फाल इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम अभी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन अब लागू है। यहाँ के आपको राज्यपाल पता ही चल गए, राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल यहाँ के अजय कुमार भल्ला है। अजय भल्ला जी यहाँ के राज्यपाल हैं, जो अब नागालैंड के भी राज्यपाल का पदभार संभालेंगे, ठीक है। अगर बात करूं मैं मणिपुर की, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई। इसी के साथ इसी तारीख को 2 राज्यों की और स्थापना की गई थी। वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि वो 2 राज्य कौन से हैं जिनकी मणिपुर के साथ स्थापना की गई, ठीक है। ये हुआ मणिपुर। अब बात करूं यहाँ के त्योहार की। त्योहार, तो यहाँ पर त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो एक संगाई महोत्सव मनाया जाता है। संगाई महोत्सव, सिरऊ सिरऊ लिली सिरऊ लिली महोत्सव, और एक यहाँ महोत्सव जो मनाया जाता है वो है खोंगजोंग महोत्सव। कौन सा, तो खोंगजोंग महोत्सव मनाया जाता है। अगर मणिपुर के नेशनल पार्क की बात करें, तो यहाँ 2 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। एक है केबुल नामजाओ और एक है सुरुई। तो 2 नेशनल पार्क यहाँ यानी राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। ये जो केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर एक झील है जिसे हम लोकटक झील के नाम से जानते हैं। लोकटक झील, और ये लोकटक झील प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये अपने तैरते हुए नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उस पर ही केबुल नामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर तैरती हुई कुछ झील में तैरती हुई क्या पाई जाती है, कुछ फुमड़ी पाई जाती है, उनको बोलते हैं फुमड़ी, ठीक है, फुमड़ी पाई जाती है। और यहाँ पर एक हिरण पाया जाता है जिसे हम संगाई हिरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो फुमड़ी है, ये मान लो झील है, तो इसके बीच में ऐसे फुमड़ी है, मतलब जमीन है, और इस जमीन से जो ये हिरण है इस पर कूदता है और यहाँ से इस पर कूदता है, तो दूर से ऐसा दिखाई देता है कि जैसे नाच रहा हो। तो इसलिए इसे हम डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। डांसिंग डियर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। संगाई हिरण जो यहाँ का राज्य पशु भी है। तो ये हमारी पूरी जानकारी किसके बारे में हुई, मणिपुर के बारे में। चलिए रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गणतव्य की मान्यता दी है, तो ये दी है हमारे किसको, एमपी को। एमपी को हमारे यहाँ पर चर्चित
चर्चित वैश्विक गंतव्य यानी घूमने के लिए चर्चित स्थानों में एमपी को डाला है। वस्तु और सेवा यानी जीएसटी, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो 55वीं बैठक है इसका आयोजन किसने किया है, किसकी अध्यक्षता में किया है? तो जीएसटी की अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री करते हैं, वित्त मंत्री। और कौन वित्त मंत्री है? हमारी निर्मला सीतारमन जी हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी ने इसकी अध्यक्षता की 55वीं बैठक की। पीएम सूर्य घर बिजली योजना यानी जो हमारे घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार ने योजना चलाई है उसको हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से जानते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए K9 वर्ज टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इसके लिए हमने L&T यानी L&T के साथ कहा है कि आप हमारी भारतीय सेना के लिए K9 वर्ज टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन का निर्माण करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में भारत का डीप ओशन मिशन किस महासागर क्षेत्र में रिकॉर्ड 5002 मीटर मानव गोताखोरी करने में सफल हुआ है? दोस्तों भारत का एक मिशन है, भारत का, जैसे हम अंतरिक्ष में गगनयान के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले हैं यानी गगनयान मिशन हमारा अंतरिक्ष के लिए हुआ, ऐसे ही हमें समुद्र की गहराई में वैज्ञानिक शोध करने के लिए एक मिशन का लॉन्च किया था जिसको हम बोलते हैं डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन। और इसके तहत हमने 2021 में एक मिशन लॉन्च किया जिसे हम समुद्रयान मिशन के नाम से जानते हैं, समुद्रयान मिशन। ठीक है, अब इस समुद्रयान मिशन में हमने एक पनडुब्बी भी बनाई है, ठीक है, जिसे हम मत्स्य 6000 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी जो मानव को समुद्र में 6,000 मीटर तक, 6,000 मीटर नीचे तक ले जाएगी। अब आप बोलोगे सर समुद्र में डूब जाएंगे तो ऐसे नीचे पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र में नीचे जाते हैं तो हमारे ऊपर पानी का भार अधिक बढ़ता जाता है, जितना पानी हमारे ऊपर रहेगा तो उतना भार अधिक बढ़ता जाएगा। तो वहां नीचे जाने के लिए, शोध करने के लिए विशेष विमानों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमने मत्स्य 6000 पनडुब्बी का निर्माण किया है। अभी इस मिशन के तहत हमारे वैज्ञानिक कहाँ पर थे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में थे। कहाँ पर? हमारे वैज्ञानिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और वहां पर भी कहाँ पर? महासागर में, फ्रांस के पास। तो यहाँ पर थे और यहाँ पर इन्होंने कहाँ पर? समुद्र की गहराई में जाने का काम किया है। तो ये पहली बार हुआ है जब इतनी नीचे तक कोई भारतीय गया हो। इसके द्वारा सबसे पहले 5 अगस्त को हमारे डॉक्टर जो राजू थे वो जाते हैं, और डॉक्टर राजू जो हैं ये हमारे जो हैं 4025 मीटर तक नीचे जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन जो हमारे 6 अगस्त को जो जतिंदर पाल जी हैं ये अगले दिन जाते हैं और ये 5002 मीटर नीचे गहराई में समुद्र तक पहुंचते हैं। तो अब तक का भारत का सबसे नीचे जाने वाले व्यक्ति कौन हुए? वो जतिंदर पाल जी हुए। कहाँ पर हुए? उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये नीचे गए। ठीक है, तो मानव गोताखोर सबसे नीचे जाने वाले जतिंदर पाल सिंह हुए। ठीक है, तो इन्होंने, ये है हमारे जतिंदर पाल सिंह
देखिए भारत का झंडा भी लगा हुआ है और ये कहाँ पर है, तो ये 5000 मीटर नीचे गए हैं। तो ये किसका हिस्सा है, हमारे डीप मिशन का हिस्सा है, डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। चलिए अगर बात करें हम उत्तरी अटलांटिक की, तो ये जो आपको एस आकार का महासागर दिख रहा है, किस आकार का है, एस आकार का। अगर मैं इसकी आकृति बनाऊं तो कैसी बनेगी, तो ये देखिए लगभग एस के आकार की इसकी आकृति बन गई है। तो ये जो एस आकार का हमारा महासागर है, इसको हम अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं, अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। अब इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम उत्तरी अटलांटिक और नीचे वाले हिस्से को दक्षिण अटलांटिक के नाम से जानते हैं। अब इस उत्तरी अटलांटिक की बात करें या अटलांटिक महासागर की बात करें, तो ये फैलता हुआ महासागर के रूप में जाना जाता है, फैलता हुआ महासागर। जैसे हम प्रशांत महासागर को सिकुड़ता हुआ महासागर के रूप में जानते हैं, तो हमारा अटलांटिक महासागर फैलता हुआ महासागर के रूप में जाना जाता है। इस अटलांटिक में ये एक द्वीप है जिसे हम ग्रीनलैंड, तो इसका सबसे बड़ा द्वीप, इसका सबसे बड़ा द्वीप और जो दुनिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का भी सबसे बड़ा द्वीप, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है इसका, तो ग्रीनलैंड इसका नाम है, ठीक है। ग्रीनलैंड की हम राजधानी भी लिख लीजिए, तो राजधानी इसकी नूक है, नूक इसकी राजधानी है। और ग्रीनलैंड किसके अधीन है, तो डेनमार्क देश के अधीन ग्रीनलैंड आता है, ठीक है। ये किसके, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन किसके अधीन है, ये यूरोपीय देश डेनमार्क के अधीन आता है, ठीक है। अगर बात करूं अटलांटिक की, तो इसका सबसे गहरा, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु, सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो इसका सबसे गहरा बिंदु जिसका नाम है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको इसका सबसे गहरा बिंदु है। जैसा कि हमने प्रशांत महासागर में पढ़ा था, सबसे गहरा बिंदु कौन सा था, मरियाना गर्त या मरियाना ट्रेंच। ऐसे ही प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको यहाँ का सबसे निचला बिंदु है, ठीक है। अगर बात करूं तो यहाँ पर एक कटक पाया जाता है, कौन सा, तो यहाँ पर एक ऐसे पहाड़ी संरचना, समुद्र के अंदर पहाड़ी संरचना पाई जाती है, इसे हम मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं, ठीक है, अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। ये क्या है, दो प्लेटों के खिसकने के कारण जो लावा वहां से निकला, उसके कारण अंदर क्या हुआ, पहाड़ी संरचना का निर्माण हुआ, यानी एक पर्वत श्रृंखला बन गई। और समुद्र के अंदर होने वाली पर्वत श्रृंखला को हम किसके नाम से जानते हैं, कटक के नाम से जानते हैं। तो ये पृथ्वी पर उपस्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो यानी सबसे लंबी, अगर महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप पे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला जो कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका, यानी यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम एंडीज पर्वत, लेकिन वो महाद्वीप पर स्थित है। अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो कौन सी है, तो मध्य अटलांटिक कटक है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 16,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कितनी, 16,000 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस। भारत में विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी भारत को घूमने फिरने के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है, तो 39वां स्थान मिला है। आगामी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो जो पैरा एथलीट है इनकी मेजबानी करने वाला अगला देश भारत होगा। भारत के किस राज्य में 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया, तो नागालैंड
में अपना 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो ये केन विलियमसन है। यहाँ के कप्तान केन विलियमसन पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 9000 रन का आंकड़ा पार किया है, टेस्ट रन का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आरबीआई द्वारा वित्तीय क्षेत्र के लिए जारी किए गए फ्री एआई फ्रेमवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी सभी क्षेत्र में एआई की जो उपयोगिता है वो बढ़ती जा रही है, तो इससे हमारा आरबीआई भी अछूता नहीं है। तो आरबीआई ने जो वित्तीय क्षेत्र में एआई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी और उपयोग को बढ़ाने के लिए, तो भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एआई की नैतिक और जिम्मेदारी और उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या किया है, फ्री एआई फ्रेमवर्क का फ्रेमवर्क जारी किया है। ठीक है, जारी किया है जिसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एआई की नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी इसके गलत उपयोग को ना होने देना, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। तो आरबीआई ने कहाँ किया है, तो ये आरबीआई ने फ्री वाईफाई फ्रेमवर्क जारी किया है। बात करें आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट द्वारा, यानी 1934 के अधिनियम द्वारा 1935 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसका जब 1935 में स्थापना की गई तो 1935 से 37 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में रहा, कलकत्ता में इसका मुख्यालय रहा। 1937 से वर्तमान तक इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर बात करूं आरबीआई के इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष बने। अगर बात करें इसके पहले भारतीय अध्यक्ष, यानी आरबीआई के पहले भारतीय जो इसके अध्यक्ष बने, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था सीडी देशमुख इनका नाम था। अगर बात करें वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान में इसकी अध्यक्षता किसके पास है, तो संजय मल्होत्रा जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये हुआ हमारे पूरी जानकारी आरबीआई के बारे में। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि जो हमारे आरबीआई है इसकी स्थापना के लिए सिफारिश किसने की, तो इसके इस स्थापना के लिए एक आयोग का गठन किया गया, उसका नाम था यंग हिल्टन आयोग, जिसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। चलिए, तो एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर, आरबीआई में एक बात और आप याद रखेंगे, इसके लोगों में, आरबीआई के लोगों में क्या क्या है, तो यहाँ पर बंगाल टाइगर और ये ताड़ का वृक्ष। ठीक है, ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर दोनों इसके लोगों में शामिल है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय
वैश्विक प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्वकर्ता चुना गया। तो जो हमारे शशि थरूर जी हैं, केरल से संबंधित शशि थरूर जी कांग्रेस के एमपी हैं, उनको इसका नेतृत्वकर्ता चुना गया है, यानी लीडर चुना गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है? पोलियो प्रकोप की घोषणा WHO ने किस देश में की है? तो ये की है पपुआ न्यू गिनी में। पपुआ न्यू गिनी में ये घोषणा की है। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो मुक्त कब घोषित होता है? तो WHO ने कहा है अगर 3 साल तक जिस देश में कोई उस बीमारी का केस ना आए तो उसको हम उस बीमारी से मुक्त घोषित कर देते हैं। तो 2014 में हमने किसको? पोलियो से मुक्त भारत को घोषित किया। हाल ही में भारत में ड्रोन हमलों से निपटने हेतु किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो हमने इसके लिए भार्गवास्त्र प्रणाली का हमने क्या किया? ये सफल परीक्षण किया। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ पहला विदेशी परिसर खोला है? तो हमने जो पहला परिसर खोला है वो दुबई में खोला है। ठीक है, दुबई में हमने पहला परिसर खोला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में प्लूमेरिया गार्डन, बनायान ग्रोवर और बबलिंग ब्रुक किस स्थान पर बनाए गए हैं? तो अभी क्या हुआ, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, हमारी राष्ट्रपति जी कौन है? राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने क्या किया है, जो हमारा अमृत उद्यान है, अमृत उद्यान, ठीक है, अमृत उद्यान, जो पहले क्या था 2023 से पहले इसका नाम था मुगल गार्डन, ठीक है, मुगल गार्डन इसका नाम था। लेकिन भारत सरकार की जो नीति है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो गुलामी की मानसिकता को दूर भगाएंगे, उसके तहत इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। अब इस अमृत उद्यान में 3 गार्डन का क्या किया गया है? उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। और वो कौन से हैं? तो वो हैं प्लूमेरिया गार्डन। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया प्लूमेरिया गार्डन, दूसरा है बनायान ग्रोवर, और तीसरा है बबलिंग ब्रुक। ये 3 गार्डन का अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन किया है, क्योंकि जो हमारा अमृत उद्यान है ये राष्ट्रपति भवन में है और ये अभी 14 सितंबर तक पब्लिक के लिए खुले रहेंगे। तो ये तीनों कब तक? 14 सितंबर तक पब्लिक के लिए खुले रहेंगे, यानी आम नागरिकों के लिए खुले रहेंगे, ठीक है। यानी आपको अगर घूमने जाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं। बात करें राष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति भवन, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये रायसीना हिल्स पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, रायसीना हिल्स पहाड़ी पर स्थित है, रायसीना हिल्स पर स्थित है, ठीक। और ये रायसीना हिल्स किसका हिस्सा है? तो ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दिल्ली से पालमपुर गुजरात 692 किलोमीटर लंबी संरचना है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर इसका नाम है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। और गुरु शिखर पर एक पर्यटन स्थल
कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू पर्यटन स्थल है और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हमारी रायसीना हिल्स और अरावली पर्वतमाला के बारे में हो गई। तो ये हमारा राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इस उद्यान का उद्घाटन किया है। तो 3 उद्यानों का उद्घाटन किया गया है। अब इनकी खासियत देख लेते क्या क्या है। तो जो हमारा अमृत उद्यान है, उनके आकर्षण का केंद्र क्या क्या रहे हैं? तो उनके आकर्षण का केंद्र कुलमोरिया गार्डन रहे हैं। यह उद्यान हरी भरी ढलानों और चयनित पौधों को सुसज्जित है, यानी इसमें हरी भरे और चयनित पौधे लगाए हैं। इसकी शांति और रंग बिखेर पुष्प वातावरण आध्यात्मिक शांति और चिंतन का स्थान बनने में सहायक है, यानी आपको जाकर यहाँ पर पूरी शांति महसूस होगी। दूसरा, वट वृक्ष उपवन जो बनाया गया है, यह प्राकृतिक चिकित्सा वेलनेस का अनोखा मिश्रण है। ठीक है, तो अलग अलग थीम पर इनको बनाया गया है। तो ये किस पर? वट वृक्ष जो है प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस पर आधारित है। नंगे पांव चलने के लिए रिलैक्सोलॉजी पथ भी यहाँ पर बनाया गया है कि जिससे आप नंगे पैर घूम सकें, आप अच्छा महसूस करें। पंचतत्व पथ जो प्राकृतिक 5 तत्वों के प्रतीक है, यहाँ पर एक पंचतत्व पथ भी है जो प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतीक है। नए प्रेरित ध्वनियों से सजी ध्यानपूर्ण अनुभूति, यानी आप ऐसी यहाँ पर ध्वनियां सुनाई देंगे जो आपको आध्यात्म के या शांति का अनुभव कराएंगी। यहाँ स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बढ़ावा देने की विशेष प्रावधान किया है। यानी जैसा हमारा पहला किस पर आधारित था? तो पहला हमारा पुष्प वातावरण और आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित था। दूसरा जो है वट वृक्ष उपवन, वो स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। वहीं बेबलिंग ब्रुक जो है, ये इस हिस्से में प्राकृतिक झरने और जलप्रपात, फुआरे, पत्थर से पगडंडी मार्ग शामिल हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो एक जंगल में, वन में जैसी स्थिति होती है उसको इसमें बनाया गया है। तो अभी ये किसमें? राष्ट्रपति भवन में इनको क्या किया गया है? इनका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। अब बात आई है राष्ट्रपति जी की। तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति जी के लिए को क्या 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 वर्णन है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उनको हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, यानी कार्यकारी शक्तियां क्या होंगी राष्ट्रपति की, ये हमें अनुच्छेद 53 बताता है। अनुच्छेद 54 जहां राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कैसे होगा इसका वर्णन करता है। तो 55 इनके बारे में चुनाव का तरीका क्या होगा, यानी किस तरीके से इनका चुनाव होगा, इसका वर्णन करता है। 56 जहां में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बनाता है, जो सामान्यतः 5 वर्ष है। ठीक है। 57 हमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता बताता है, यानी कोई व्यक्ति कैसे दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है इसके बारे में वर्णन है। 58वां हमें राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता, यानी क्या क्या उसकी योग्यता होंगी, कितनी उम्र वो पार कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, ये सब योग्यता 58 में दी हुई है। वहीं 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं, यानी किन किन शर्तों को पूरा करने के बाद हम राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं, ये हमें 59 में बताया गया है। 60 में जहाँ शपथ का वर्णन है कि इनको शपथ कौन दिलाता है, ये वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे तो उसके लिए जो पद से हटाने की प्रक्रिया है उसको हम महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, और वो हमारे अनुच्छेद 61 में है। 62 में, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव का आयोजन। ठीक है, अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे या उसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उन स्थितियों में क्या होगा, वो हमारे 62 में लिखा गया है। 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए अगर उनके निर्वाचन यानी उनके चुनाव में संबंधी की कोई आशंका है, यानी विपक्ष को या पक्ष को कोई आशंका है, तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये हमारा अनुच्छेद 71 कहता है, यानी 71 में ये बात कही गई है। 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति किसी की भी मृत्यु की सजा को भी माफ कर सकता है या उसकी सजा को घटा सकता है या उसकी सजा का प्रवृत्ति को बदल सकता है। ये बात कहाँ कही गई है, वो अनुच्छेद 72 में कही गई है।
वहीं अनुच्छेद 73 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है। अनुच्छेद 123 में संसद में सत्रावसान के समय, यानी अगर कोई संसद नहीं चल रही हो और उस समय किसी कानून की जरूरत हो तो संसद में कानून तो पास हो नहीं सकता। इस दौरान 6 महीने के लिए अगर राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को जारी कर सकता है, यानी 6 महीने के लिए कोई अध्यादेश या कानून जारी कर सकता है अगर सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो। 143 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने से राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी अगर कोई संवैधानिक प्रश्न है या संविधान की कहीं व्याख्या करनी है, उसकी सलाह राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। ये 143 में कहा गया है। ठीक, तो ये हुआ हमारे राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद। चलिए रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा? तो इसमें कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है। आगामी विश्व दृश्य श्राव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? मुंबई में किया गया था। और आप जानते हैं इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी शामिल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण व अप्रसार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा 5 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमशील और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की है? यानी हर परिवार में एक उद्यमी बनाया जाए, ऐसी योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो जो हमारे 2025-26 जो अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीनों में कितनी वृद्धि हुई है? तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में 47% वृद्धि देखने को मिली है। यानी हम इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में हमने कितनी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में हमने 47% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है। यानी मेक इन इंडिया के तहत जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अभी भारत को उत्साहित करने वाले हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में हमने और जो बढ़कर इसमें बढ़कर 1.28 अरब डॉलर हो गई है। ठीक है, अरब डॉलर इतनी की हमने क्या किया, उत्पादन को बढ़ा दिया है। अगर मैं बात करूं जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन? हमारे पीयूष गोयल। इन्होंने बताया है, पीयूष गोयल जी ने, कि जो हमारे उद्योग है वो 2014-15 में, यानी जब मोदी सरकार आई थी 2014-15 में, जो हमारा इलेक्ट्रिक क्षेत्र में उद्योग है उसमें हम 31 अरब का उत्पादन करते थे। और जो 2024-25 में यानी अगले 10 सालों में बढ़कर कितना हो गया है? तो 133 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, कितना अरब डॉलर हो गया है? यानी लगभग 100 अरब डॉलर की पिछले 10 साल में वृद्धि भारत ने की है, ऐसा इन्होंने बताया है। चलिए, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मोबाइल का है। मोबाइल के में भारत निर्यात में नंबर 2 पर आ चुका है। हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट FBI के प्रमुख किसे नामित किया है? तो हमारे जो काश पटेल जी हैं उनको नामित किया था। किसको? काश पटेल, भारतीय मूल के काश पटेल को नामित किया था। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जो पहला एशिया में, मैंने कहा है जो भी पहली चीज हो आपको याद रखनी है, तो पहला बौद्ध एशियाई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता?
तो अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप आयोजित की गई और इसमें कृषा वर्मा ने ये जीता है। भारत के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो जो हमारा बाघ अभ्यारण्य है वहां पर किया गया है। पाके बाघ अभ्यारण्य में यहाँ पे इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 में किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो ये जो हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में आयोजित की जाएगी। भारत में पहली बार किसी बड़े शीतकालीन खेल का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो आयोजन हो रहा है ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, चलिए, तो ये शीतकालीन हॉकी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया के अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाने के निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? यानी भू सर्वेक्षण जो है उसको आगे 1 साल तक बढ़ाया जाएगा, ऐसा निर्णय बिहार द्वारा लिया गया है। कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? जो हमारे तमिलनाडु के सीएम हैं स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया है। तुम लोहासर पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आप याद रखें, तुम लोहासर पर्व नेपाल में मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस भारतीय शहर में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू किया है? तो अभी कहाँ पर? बेंगलुरु में उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इससे पहले फॉक्सकॉन जो है, फॉक्सकॉन एप्पल की सहायक कंपनी है। वैसे तो जो हमारे आईफोन है भारत में पहले से ही चेन्नई में बन रहे हैं, लेकिन अभी इसके नए कारखाने का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? तो यहाँ पर एक है देवनपल्ली स्थान। कौन सा है? तो बेंगलुरु के फॉक्सकॉन में देवनहल्ली बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया है फॉक्सकॉन द्वारा, और इनका निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ है। कौन से का? तो आईफोन 17 का। ये देख लीजिए इसकी पहली झलक, तो इसका निर्माण अभी शुरू हो गया है। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बना है? तो वो कौन सा है? गुजरात ऐसा करने वाला राज्य बना है। अब आप मुझे बताएंगे ये कौन से क्रम का राज्य बना है? यानी इससे पहले कुछ राज्य विद्युतीकरण कर चुके हैं, तो इस क्रम में गुजरात का नंबर कौन सा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना शुरू की है? तो ये एमपी की योजना है, मध्य प्रदेश की योजना है, जिसे हम राहवीर योजना के नाम से जानते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है? तो यूपी में, जो हमारे दुधवा नेशनल पार्क से जो कहाँ पर कतरनिया घाट तक जाएगी। ठीक, हाल ही में कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये चेन्नई में उद्घाटन किया गया है। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में शोले फिल्म के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत डाक ने क्या जारी किया है? तो इसके 50 वर्ष पूरे होने पर इसमें 2 विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड, एक प्रेजेंटेशन और एक बोर्ड कैंसिलेशन जारी किया है।
शोले फिल्म जो भारत की एक महान फिल्मों में है और इसके सभी पात्र अमर हैं। ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने इसमें रोल किया है, वो भी क्या हो गया, अमर हो गया। ये किसके द्वारा बनाई गई? तो रमेश सिप्पी द्वारा बनाई गई। और हाल ही में हमारा जो डाक विभाग है उसने इसमें 2 पिक्चर कार्ड और एक प्रमोशन और एक गोल्डन कैंसिलेशन कार्ड जारी किया है इसके 50 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो और जो जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछे हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।